हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि गंगा नदी भारत के हिंदुओं का आस्था का केंद्र, एक पवित्र नदी के रूप में से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से इसका निर्माण होता है। प्रारंभ में गंगा नदी पर्वतों में बहती हुई आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अस्त होती है। तो इसके बारे में, गंगा नदी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम एक अन्य नदी तंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जो तिब्बत में चेमा युंगडुंग से निकलते हुए ये आगे बढ़ती है और पूरब की तरफ बहती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और पूर्वोत्तर भारत में बहते हुए ये बांग्लादेश पहुँचती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में ये डेल्टा बनाते हुए विलीन हो जाती है। जिस तरह सिंधु नदी के बारे में हमने देखा था, सिंधु नदी का उद्गम भी यहीं से है, पास से ही, और ये नदी पश्चिम दिशा की तरफ चलती है जबकि ये नदी पूरब दिशा की तरफ बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले चर्चा की थी अभी, ये जो लाइन दिखाई जा रही है आपको, ये ब्रह्मपुत्र नदी की रेखा है। यहाँ तक ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर इसे बांग्लादेश के अंतर्गत जमुना के नाम से जाना जाता है और आगे जाकर ये इस तरह से डेल्टा बनाते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील के पास से कैलाश पर्वत श्रेणियों में तिब्बत से होता है, तो इसका उद्गम भी यहीं से होता है। अंतर इतना सा है कि सिंधु नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र अपने उद्गम से लगभग 1200 किलोमीटर दूरी तक तिब्बत के समतल मैदान में पूर्व में बहती है। मध्य हिमालय में नामचा बारवा शिखर के निकट, ये हिमालय का एक शिखर, एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती हुई तेज बहाव वाले नदी के रूप में निकलती है। गॉर्ज, मैंने बताया था कि जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती हैं तो वह पर्वतीय भाग का अपर्दन करते हुए जाती हैं और ये जो दिखाई देने वाली वी आकृति है, वी आकार की घाटी है, ये इतनी अपर्दित हो जाती है कि अंततः इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान हो जाता है।
तो ये जो यू अक्षर के समान बनने वाली आकृति है यही है गॉर्ज, और इसी गॉर्ज के माध्यम से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। एक तीखा मोड़ लेकर ये नदी अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, मतलब इस तरह से यहाँ से आती है, अंदर प्रवेश किया और ये बही है दक्षिण पश्चिम इस तरफ। असम घाटी में 750 किलोमीटर बहने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ ये दक्षिण दिशा में बहती है। इस तरह से आती है, पहले पूर्व दिशा में, फिर ये मोड़ हुआ इसका दक्षिण पश्चिम दिशा में और फिर ये दक्षिण दिशा में प्रवेश कर गई। तो आप देखिए तिब्बत होते हुए इसके अलावा भारत और बांग्लादेश में ये समाहित होती है आगे जाके बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र चीन, तिब्बत जो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, भारत और बांग्लादेश 3 दिशाओं में प्रवाहित होती है, 3 देशों में। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहती है। हालांकि भारत के अंतर्गत ये कम क्षेत्र में फैली है, लेकिन फिर भी भारत के 2 राज्य, बड़े राज्य इससे प्रभावित होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो या तसांगपो के कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सिशंग या दिशंग कहते हैं। असम में दिवांग या सिकांग, और लोहित नदियों के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी से मिलने के बाद ये जमुना कहलाती है। आप देखिए कहीं पर इसका नाम जमुना है, कहीं इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, कहीं इसको दिशंग के नाम से या सिशंग के नाम से कहते हैं, तो कहीं इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग देशों में बहती है। और अलग अलग देशों में बहने के कारण वहाँ की सभ्यता, वहाँ की भाषा के आधार पर इसके अलग अलग नाम रखे गए। तिब्बत में रांगो सांगपो दाहिने तट पर मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी। अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ प्रदेश लिखा है, अरुणाचल प्रदेश में दिवांग या सिकांग और लोहित नदियाँ इससे बाईं तरफ से आकर मिलती हैं। असम में इसी में बूढ़ी दिहिंग और धनसरी नदियाँ मिलती हैं, जबकि दाएं तट पर सुबनसिरी, कामेग, मानस तथा संकोश हैं जो नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। सुबनसिरी तिब्बत से ही निकलती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है और अंत में गंगा नदी की मुख्य धारा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, से ये नदी मिल जाती है। तो बात करें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र में कई छोटी और बड़ी नदियां आकर मिलती हैं जो ब्रह्मपुत्र के जल को गतिशीलता प्रदान करती हैं। आखिरकार अंततः ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुछ विशिष्टताएं हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती हैं। कुछ ऐसी नदियां हैं जो मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से कुख्यात हैं। जैसे बिहार में कोसी नदी, ये मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में, ये मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी के द्वारा हर वर्ष, प्रति वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम बाढ़ से प्रभावित होता है।
असम में प्रति वर्ष बाढ़ की उत्पत्ति होती है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इसकी अधिकतर सहायक नदियां बड़ी नदियां हैं। इनके अपवाह क्षेत्र में बारिश के कारण इनमें अत्यधिक मात्रा में अवसाद बहकर आ जाता है, इसलिए मैदानी इलाकों में इसका मार्ग अवरुद्ध हो जाने से जल प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन होता है। कई बड़ी नदियां हैं जो इससे आकर मिलती हैं, और जब ये नदियां इससे आकर मिलती हैं तो अपने साथ अवसाद को लेकर आती हैं, और यही अवसाद मैदानों में जमा होने के कारण नदी के मार्ग में परिवर्तन कर देता है, जिससे नदी अपना रास्ता बदल लेती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस नदी और गंगा नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के द्वारा एक डेल्टा निर्मित किया जाता है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा 2900 किलोमीटर बहने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। प्रवाह की मात्रा के हिसाब से ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन भारत में सबसे अधिक लंबी दूरी तक बहने वाली नदी गंगा है, क्योंकि गंगा भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में बहती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के छोटे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम को जरा देखा जाए एक संक्षेप में हमने जो बातें पढ़ी अब तक उसको जरा संक्षेप में देखें दोबारा से कि इसका उद्गम तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिशंग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। ये नदी पूरब में यानी उद्गम जब होता है तो पहले पूरब में बहती है तिब्बत में, फिर भारत में दक्षिण पश्चिम में बहती है और फिर दक्षिण में बांग्लादेश में पहुंचती है। इसकी सहायक नदियों की जरा हम बात करें, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र, यहाँ से आप देखिए दिबांग या सिकांग नदी मिलती है पहले, फिर लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग और धनसरी ये बाईं तरफ से मिलती हैं। वहीं दाहिनी तरफ से मिलने वाली सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोश हैं। बाईं तरफ से फिर इसमें तिस्ता नदी आकर मिलती है और गंगा की एक मुख्य धारा जो पद्मा है वह इसमें विलीन होती है, और आखिरकार ये नदी नीचे अंततः बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है, इससे पहले ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी में असम के अंतर्गत सबसे बड़ा द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किसी नदी के अंतर्गत सबसे बड़ा नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत असम में स्थित है माजुली द्वीप। अपवाह की दृष्टि से ये भारत की सबसे बड़ी नदी, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ सामान्य चर्चाएं जो आज हमने देखी। इसी के साथ हिमालय प्रवाह तंत्र यहाँ समाप्त होता है।
इसके साथ दूसरा टॉपिक जो जुड़ा हुआ है वो प्रायद्वीपीय पठार के नदी तंत्र से संबंधित है, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।